करता हूँ अब। अच्छा जी, सबसे पहला क्वेश्चन आया है। ये बताएं सर कि टॉक्सिक पर्सन है, जरा सी बात पर वाइफ पर गुस्सा मारपीट करता है, उसको हैंडल करें कि वो फजूल में ना करे गुस्सा। ओके। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऐसे पर्सन के साथ बहस ना करें। वो कहीं पर गलत भी है तो उसको गलत साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो अपनी जात पर कभी भी माफी वाला तो उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, लेकिन कभी भी उनको कोई ये बोल देना कि आप गलत हैं तो ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो गुस्सा करते हैं। तो आप कोशिश करें कि उनके साथ किसी भी किस्म की कोई बहस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ममस बॉय को कैसे हैंडल करें। अच्छा, देखिए, कोई भी अगर आपने किसी इंसान से डिसीजन करवाना है ना, तो अगर तो आपकी प्रॉपर उसके साथ कोई अभी तक रिलेशनशिप नहीं बना और वो बंदा फैसला लेने के काबिल नहीं है, तो फिर तो आइंदा आने वाली जिंदगी में वो आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। और इसका भी ये सोल्यूशन है कि थोड़ा थोड़ा उसको आप मोटिवेट करें कि आप मर्द हैं, और अब मर्द जो है वो अपनी लाइफ के डिसीजन वो खुद करते हैं। और उसको एग्जाम्पल दिखाएं लोगों की ना, ताकि वो भी इंस्पायर हो। अब वो एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक ईगल का बच्चा था, तो वो मुर्गी के बच्चों के साथ वो रह रहा था, तो उसको अपनी पता ही नहीं था अपनी स्ट्रेंथ का। तो लाइट चली गई है इसलिए। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता ही नहीं था, तो वो उसने भी अपने आप को चूजा मान लिया। फिर एक पर्सन आया, उसने देखा है कि ये तो ईगल का बच्चा है, तो उसने उसको वहां से पकड़ा और पहाड़ से नीचे उसको फेंका और कहा कि तुम्हारी उड़ान तो आसमानों में है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए होती है कि जिंदगी में खुद अपने आप को इस काबिल होना चाहिए कि आप अपना फैसला ले सकें। तो फिर वो उस कंफर्ट जोन से बेसिकली तो वो निकलेंगे, तो कोई डिसीजन लेने के काबिल होंगे। गलती हमारी ना हो फिर भी हमें कसूरवार बना दिया। जी बिल्कुल, ये गैस लाइटिंग है ना, ये टॉक्सिक लोगों की ये गैस लाइटिंग और ब्लेम शिफ्टिंग। तो ये अपना इल्जाम जो है वो आपके ऊपर लगाते हैं, और उसके गुस्से की कोई बड़ी नहीं, मामूली सी बात होती है, पर वो आपे से बाहर होकर हाथ उठाएं तो क्या करें इंसान। औरत तो वैसे ही बेबस हो जाती है ऐसे जंगली रवैये के आदमी से। कोई बात करते हुए डर ही लगता है कि कब बुरा मान जाए। कुछ भी समझ नहीं आती उसकी कि वजह क्या है। इस तरह के रवैये से कम्युनिकेशन करने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि कोई समझता नहीं। अब ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस होने लग जाए, एक बंदा आपके ऊपर हाथ उठाने लग जाए, तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला बिहेवियर बेसिकली ऐसे लोगों ने अपने बचपन में इस तरह की चीज़ें देखी होती हैं, उनको लगता है कि ये शायद जो हम कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने, हो सकता है कि चाइल्ड होल्ड ट्रॉमा हो उनका, उन्होंने अपने पेरेंट्स को इसी तरह देखा हो, उनके फादर जो है वो अपनी मदर पर उनकी मदर पर हाथ उठाते हो, तो उन्होंने भी ये चीज़ वहां से अडॉप्ट कर ली हो। तो यहाँ पर अब ये डिपेंड करता है मज़ीद थोड़ी सी डिटेल्स देने के लिए। बट ये तो एक लास्ट होता है, बहुत आप कह लें कि पीक सिचुएशन होती है कि जब हाथ उठने लग जाए, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली इंसान को कुछ स्टैंड लेना चाहिए। बट आई डोंट नो अभी आपकी क्या सिचुएशन है, और क्या आपका एजुकेशनल फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। ये तो एक पर्सनली जब किसी से बात हो रही होती है तो पता चलता है। तो बस ये है कि उनको किसी किस्म का मौका नहीं देना चाहिए, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि
आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो। बट ये जो मारने वाला रवैया है ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आई एम सेकेंड वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया, जिस वजह से वो बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं कर पाते मेरे साथ। बहुत ना इंसाफी करते हैं। मैं नाराज हो जाऊं तो खुद भी नाराज हो जाते हैं, ना मानते हैं ना बुलाते हैं और ना सॉरी कहते हैं। मैं मेरी एक्सपेक्टिंग ना हो, मेरा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। ओके। अच्छा, इसमें ये जो इंसाफ वाली बात है ना, ये तो डेफिनेटली वो खुद इस चीज के उन्होंने हिसाब किताब देना है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसमें यह है कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सारे लोग जितने भी सेकंड मैरिज करते हैं उनको इंसाफ का हुक्म दिया गया है कि आप लोगों ने इंसाफ करना है। तो अभी ये है कि आप उनके साथ किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन ना करें, और उनकी जो दूसरी वाइफ है उनके बारे में कोई बुरा भला ना कहें, ताकि उनके जहन में कोई बदगुमानी ना जाए। आप प्यार से और उनसे ये पूछने की कोशिश करें, और एक एक कह लें कि हेल्दी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें जिसमें कोई कंप्लेन ना हो, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम भी ना हो। बस ये है कि वो अपना फ़र्ज़ निभाना शुरू कर दें। जब आप कंप्लेन करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो फिर डेफिनेटली वो मज़ीद डिफेंसिव हो जाएंगे, और जो पहले से सपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। तो उनका जो ये वाला उन्होंने काम किया है, जो मैरिज उन्होंने की है, तो इसके ऊपर आपने उनके ऊपर कोई नहीं देना, बाकी कंप्लेन ना करें। मेरे हस्बैंड अपनी भाभी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं। मैं मना करूं तो उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि मैं गलत हूं, मैं बद किरदार हूं। अब मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है, बच्चे भी छीनने का कह रहा है। इस वक्त वो अपनी भाभी के साथ रह रहा है और मुझे और बच्चों को अकेला छोड़ दिया है। ओके। अब इसमें यह है कि आपने क्योंकि उनको पकड़ लिया है, वो चीज़ें आपके सामने आई हैं, तो डेफिनेटली ये जो उनका बिहेवियर है ना कि मैंने छोड़ देना और एकदम ये सारी चीज़ें, ये टॉक्सिक बिहेवियर में हम डिटेल से पढ़ते हैं। जो हमारा वर्कशॉप होती है और जो हमारा प्रोग्राम होता है, उसमें मैं डिटेल से ऐसे लोगों के बारे में बताता हूँ। बहुत सारी निशानियां होती हैं, बहुत सारे तरीके वारदात इनके होते हैं। कि एक तो ये जानबूझ कर ना इतना ऊंचा बोलेंगे कि आप डर कर सहम कर बिल्कुल खामोश हो जाएं। फिर आपको ये इस तरह की धमकियां देंगे ताकि गलती उनकी है, बिल्कुल उनकी है 100%, लेकिन ये आपके ऊपर इसलिए चीखते चिल्लाते हैं कि आपने हमें, आप होते कौन हैं कि आप हमें कह दें कि तुम गलत काम कर रहे हो। तो ये बेसिकली इनके पीछे इनका पर्पस यही होता है कि वो मुकम्मल तरीके से आपको कंट्रोल करें। और ये आप देखिएगा एट द एंड ऑफ द डे, ये इतना आपको टॉर्चर करेंगे कि गलती उन्हीं की होगी। और बाकी आप किसी से भी शेयर करेंगे, गलती उन्हीं की होगी, लेकिन माफी आपको मांगनी पड़ेगी, तब आपको वहां से माफी मिलनी है। वो ये साबित करने के लिए कुछ भी किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, आपके ऊपर डरा धमका सकते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इल्जाम लगा सकते हैं, पब्लिकली लोगों के सामने आपको बदकिरदार कह सकते हैं, हर तरीके से। ताकि वो आपको इतना अभी इसमें टॉर्चर करेंगे कि आपको गलती माननी पड़ेगी, और दोबारा बेशक आपकी आंखों के सामने खुला उनकी वो बदकारी हो रही हो ना, तो उस वक्त भी ताकि आप ना बोलें। ठीक है, तो ये उनका बेसिकली ये पर्पज है। और इसमें इसका सोल्यूशन ये है कि आप आगे से अभी उनको किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स ना दें उनके गुस्से का, और बिल्कुल नॉर्मल उनके साथ बिहेव करें। बाकी उनकी केयर वगैरह करते रहें, और उनकी जो बातें हैं उनको ज्यादा पर्सनल ना लें। बहस नहीं करती, पर एक बात को 2-3 बार कह दूं तो भी गुस्सा करते हैं, लड़ते मारते हैं। आपने कहा बहस ना करें, पर हम
आपस में काम की बात करते हैं, मैं तो उसको अवॉइड करती हूँ, पर आगे थक गए हैं उसके रवैये से। ओके। क्या लिखा है? एक मिनट। अच्छा, ये जो आपके बात करने का आपने कहा है ना कि एक बात को आप दो तीन दफा रिपीट करते हैं, तो इसमें कम्युनिकेशन का इशू भी आ जाता है कि एक बात को आप किस अंदाज में कहते हैं। ठीक है, क्या आप उसमें एक हुक्म के तौर पर कहते हैं, या इसमें कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है डेफिनेटली, कि आप उनकी जो लव लैंग्वेज है या उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको आपने अभी तक अ, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया कि वो किस तरीके से आपने बात करनी है। बात करने का भी ये एक बड़ा फन है कि कब कौन सी बात कैसे आपने कहनी है, और कौन से वक्त क्या बात उनके साथ करनी है। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली थोड़ी सी कम्युनिकेशन में लर्न करनी होंगी। आपका रवैया कैसा होता है, आपकी टोन कैसी होती है बात करते वक्त, और आप बात कहते कैसे हैं। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई भी काम है, अगर आपने फॉर एग्जांपल घर का कोई राशन वगैरह मंगवाना है, तो एक तरीका ये है कि आप उनको बोलें कि जी ये वाली चीज़ें ख़त्म है, आप राशन ले आए। दूसरा तरीका है कि एक रिक्वेस्ट के अंदाज से, जैसे आप किसी बॉस से बात करते हैं कि जी आप प्लीज़ एक काम कर देंगे, वो कहें कि जी क्या, कि ये चीज़ें ख़त्म है, अगर आप प्लीज़ आप लेकर आ जाएं। तो ये इसमें अब उनको अपने आप को वो थोड़ा सा सुपीरियर फील करेंगे कि मेरे आगे कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर हाकिमाना अंदाज में कहेंगे तो डेफिनेटली वो आगे से, ये डिपेंड करता है हर बंदे के ऊपर, वो कहेंगे कि मैं थका हुआ हूं, मुझसे नहीं जाया जाता, बस कर दो अभी, एक हफ्ता पहले तो चीजें लाया था। लेकिन जब आपकी टून यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है। मेरी वाइफ है, ईद पर घर गए हैं, तो वहाँ मेरे बारे में घर वाले को बुरा भला कहा, बहुत ज्यादा बढ़ गई। करंट केस क्या लिखा है? कोर्ट केस कर दिया और मेरी बच्ची की छोटी सी सेफ्टी ले ली। अब वो मुझसे बात करती है तो ये जाहिर करती है कि मेरे बगैर नहीं रह सकती, लेकिन बाद में मुझसे नफरत करती है। और मैंने 941 केस करवाया है, तो वो भी पहले कहा मुझे साथ रहना है, तो कोर्ट में कहा है कि मुझे। अच्छा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं चीजें, इसमें इसमें भी वो साइकोलॉजी की जो है ना जी, हॉट और कोल्ड बिहेवियर, जिसको हम लव बोम्बिंग कहते हैं। तो ये वो विक्टिम आपके साथ बेसिकली खेला जा रहा है कि आपको एक टाइम कहा जाता है कि जी वो आपके साथ हैं, और फिर कहा कहते हैं कि जी आपके साथ नहीं रहना। तो ये कोर्ट तक भी केसेस पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली मैसेज पर इसका सोल्यूशन देना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप अगर आपके लिए हो सके तो पर्सनल बात कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह इसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आप बार बार मुझे कह रही हैं कि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, जबकि मैं लेने गया ईद के बाद तो भाइयों ने मुझे मारा। ओके। अब मुझे क्या करना चाहिए? कभी कहती है मैं आपके साथ रहती हूँ, कभी नहीं आ सकती। अच्छा जी, अच्छा। अब इसमें डिपेंड करता है ना, आप मतलब इसमें रिलेशनशिप की कोई बाउंड्रीज नहीं है ना, कि कब कहाँ तक आपने उसका साथ देना है, कहाँ तक चीज़ों को लेकर चलना है। तो आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है। आप एक दफ़ा लेने के लिए गए हैं, आप एक मौका उसको मजीद और दे सकते हैं, या वो सिर्फ बातों से कहती है या कुछ स्टैंड आगे से लेती भी है। तो आप उसको कोई ऐसा, अब मुझे क्योंकि अभी पता नहीं है ना सिचुएशन का आपका, तो आप अगर उनके पास
चले जाएंगे, उनके घर चले जाएंगे जहां पर वो रहती हैं अपने भाइयों के यहाँ जहां पर, तो फिर मामला डेफिनेटली वहां पर कुछ हो सकते हैं। तो आप कम से कम इस चीज का टेस्ट लेने के लिए कि क्या वो वाकई आना चाहती है या नहीं, तो आप उसको कहें कि जी वहां से तो वो निकले, वहां आप कोई और जगह मतलब बता सकते हैं कि वो वहां तक आ जाए, आगे से आप लेने के लिए आ रहे हैं या ले जाएंगे जैसे इस तरह। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अब इसमें ना बात बात ये भी होता है कि एक पर्सन आना चाह रहा होता है, लेकिन वो सोशल प्रेशर की वजह से हो सकता है कि उसकी उस वक्त वो खुद आना चाह रही हो, लेकिन उसकी जो बाकी भाई थे या बाकी फैमिली थे उन्होंने मना कर दिया और रोक दिया, और उनको आपके ऊपर जो है वो शदीद गुस्सा हो। तो ये चीज है। तो इसमें जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेंगी तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। सर क्या हमें किसी को सेकंड चांस देना चाहिए? अब ये मैंने एक दफा भी किया ना 1 मिनट पहले कि चांस, अब ये डिपेंड करता है कि वो पहले क्या गुजरी है, क्या सिचुएशन हुई है। तो डिपेंड करता है कि एक पर्सन उसने कौन सा चीट किया है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करेगा या दोबारा उस तरफ नहीं जाएगा। तो अब ये ऐसा होता है ना कि पर्सन टू पर्सन भी चीजें वेरी कर रही होती हैं। अब एक पर्सन है उसकी एक आदत बन गई है, फॉर एग्जाम्पल उसका किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसने चला लिया है, या तो कई लोगों की नहीं ये आदत होती है, वो एक बार आप उनको पकड़ लेंगे दोबारा वो फिर छुपा कर रिलेशनशिप चलाते रहेंगे। आप फिर पकड़ लेंगे, फिर माफी मांग लेंगे, कस्में उठा लेंगे, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख देंगे, मतलब रियल टाइम इस तरह के केसेस मेरे पास आते रहते हैं कि जी उसने तो कुरान पर हाथ रखा था। तो अब ये डिपेंड करता है। अब इसमें भी रिलेशनशिप के स्टार्ट में ही चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए कि कौन सी चीजों पर आप कंप्रोमाइज करेंगे और कौन सी चीजों पर आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ताकि वो इंसान कभी उस लिमिट को क्रॉस ही ना करे। आप हर इंसान की लाइफ को कंट्रोल तो नहीं ना कर सकते, उसके हर एरिया में तो चीजों को जाकर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जस्ट इतना कह सकते हैं कि मेरे रिलेशनशिप में टॉप 3 या टॉप 4 ये प्रायोरिटीज हैं, मैं कभी इनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता, नहीं कर सकता। जस्ट एग्जांपल, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरी इजाजत के बगैर कहीं पर जाना मैं अलाउ नहीं करूंगा। ये आपने एक स्टार्टिंग में बाउंड्रीज बना दी कि ये मेरी लिमिट है, ये इनको आपने क्रॉस नहीं करना। तो उसके बाद फिर ये चीजें इनके बारे में हम देख सकते हैं। पेरेंट्स की तरफ से डिवोर्स की सपोर्ट नहीं है और ना फाइनेंशियल तौर पर मैं स्ट्रांग इतनी कि अकेली रह सकूं। ओके। पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं है और फाइनेंशियली, देखें इसमें तो ये इतना बड़ा डिसीजन है ना, इसमें जब तक आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा तो फिर आपके लिए बड़ा मसला बनेगा, फिर दोबारा जाकर उसी सर्कल में आप फंस सकते हैं। तो कोशिश करें कि फाइनेंशियली जो है कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। अभी आपकी कितनी एजुकेशन है, कहाँ पर आप रह रहे हैं, तो कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज आपको वहां पर मिल जाएगी जहां पर आप रह रहे हैं। कोई ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कोई काम देख लें। एक दिन नहीं होगा। अब आपने डिसीजन ले लिया है ना कि ये यहाँ पर रहना मुश्किल है और किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे चलाना, सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए आज से प्लानिंग कर लें, 6 महीने 1 साल ले लें, लेकिन जब तक प्रॉपर बैकअप प्लान ना बने उसमें से ना निकलें। अगर कोई इंसान ना आपको छोड़े और ना आपको अपनी जिंदगी में रखे तो क्या करना चाहिए? ओके। इसमें भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कोई इंसान कितने अरसे से आपको कह रहा है कि जी मतलब वो आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें एक टाइम उनको दे दें कि इतना टाइम जो है वो आप किसी को बर्दाश्त करेंगे, उसके साथ चलेंगे, या इतना टाइम आप नहीं चलेंगे। एक बाउंड्री जब आप सेट कर लेंगे कि अगर कोई इंसान आपको हासिल करना चाहता है तो उसको एक टाइम लिमिट एक दे दें, एक टाइम फ्रेम दे दें कि मैंने 6 मंथ 1 साल आपका इंतजार करना है, उसके बाद जो है वो आपकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, तो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ बातों के ऊपर रहेंगे, एक बंदा कहेगा कि जी मैं कर लूंगा कर लूंगा,
अब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं इस तरह, तो वो तो फिर चलता रहता है। वो तो हो सकता है सारी जिंदगी स्टेबल ना हो, तो क्या आप इंतजार करते रहेंगे? तो एक टाइम फ्रेम देना बड़ा जरूरी है। सर अगर फादर ही नार्सिसिस्ट हूं तो क्या करें, इस वजह से मेंटली अनस्टेबल हूं? ओके। फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रोंग करें, और मेंटली तौर पर अपनी ज़ात में हमेशा क्लियर रहें। और जितना उनके ऊपर कम डिपेंड होंगे उतना ही कम असर आपके ऊपर होगा। तो कोशिश करें कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और हर चीज़ जो है उसमें उनकी वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी केयर वगैरह करते रहें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते रहें, लेकिन अपनी लाइफ के जो डिसीजन है ना, वो खुद करें, और लर्न टू से नो। जो चीज़ आपकी तबीयत मिजाज के खिलाफ है, जो चीज़ आप नहीं कर सकते, उसमें सिंपली नो बोल दें। इसमें कोई लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाना नहीं चाहती माँ बाप के ऐसे सपोर्ट ना करने पर। मैं चाहती हूँ मैं अकेली ही रहूं लाइफ में। क्या करूं, वो बंदा बर्दाश्त नहीं होता। इस गंदे रवैये से पता नहीं कैसी आजमाइश है ये। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं। अब कई जगहों पर पॉसिबल होता है, ओवरसीज जितने होते हैं ना, वहाँ पर हर किसी की अपनी लाइफ होती है, कोई इतना नहीं होता कि कौन अकेला रह रहा है कौन क्या। तो यहाँ पर कुछ सोसाइटी की भी चीज़ें हैं कि अगर आप अकेले भी रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपके पेरेंट्स इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जी आप अकेले हैं या इस तरह की कुछ। तो मतलब एक साया चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन फर्स्ट चीज़ जो है ना, वो जो आपकी सपोर्ट कर सकती है वो आपका इंडिपेंडेंट होना है। अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। और ज़िंदगी कभी भी एक इंसान के जाने से रुक नहीं जाती। अल्लाह ताला मज़ीद कोई वसाइल पैदा करेगा, बेहतर होगा। ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा, इंशाल्लाह रोशनी भी आएगी। डॉक्टर साहब 20 ईयर से मैं सफ़र कर रही हूँ विद माई किड्स एंड माई एल्डर सोन इज़ नाउ बैडली इफेक्टेड। उसकी एज 20 ईयर है, और उसने सब देखा है अपने बाप ये सब करते मारते साथ। तो अब मेरे बेटे को बहुत टॉर्चर दे रहे हैं, बिल्कुल बोलते नहीं, उसके साथ ना ही कोई चीज़ उसे करने देते हैं। ओके। इसमें भी एज अ मदर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टॉक्सिक बिहेवियर के बारे में बच्चों को अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि ये जो आपके फादर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका ये जो बिहेवियर है ना, ये ठीक नहीं है। तो ताकि वो इस चीज़ में सफ़र ना करें। अगर वो अभी फैसला नहीं कर सकते, जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वो खुद फैसला कर लेंगे, लेकिन कम से कम उनको अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना। अवेयरनेस नहीं होगी तो डेफिनेटली फिर वो इसी सर्कल में रहेंगे, और उनके लिए इस सर्कल से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अवेयरनेस अभी उनको दे सकते हैं। प्लीज़ बताएं ऐसे बच्चों को कैसे गाइड किया जाए कि उनकी मेंटल स्टेबल रहे और फादर सन रिलेशन ठीक है। अवेयरनेस ही है ना। आप इसी तरीके से उनको बता सकते हैं कि आपके फादर जो हैं वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका ये वाला जो बिहेवियर है ये ठीक नहीं है, ये अनहेल्दी बिहेवियर है। और ये इसमें वो गलत नहीं है, उन्होंने कहीं से ये चीज़ अडॉप्ट की है या उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है। तो बट आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, आपने इस चीज़ को ज़्यादा पर्सनल नहीं लेना। ये उनका अपना कंसर्न है, ये उनका अपना ट्रॉमा है, तो उसको आपने आगे से अडॉप्ट नहीं करना। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो जब किसी के पास अवेयरनेस होगी तो डेफिनेटली वो इस चीज़ से बच सकता है। ठीक है जी। सर कैसे समझें लव लैंग्वेज?
अब ये लव लैंग्वेज के बारे में आप लोग थोड़ा सा सर्च भी कीजिएगा गूगल पर। तो बाकी ये है कि अब एक पर्सन है ना, उसकी कमजोरी, या आपने ये देखी होगी कि वो जब कोई अच्छा खाना आता है तो वो बड़ा खुश होता है। एक पर्सन जो है, उसको अगर बाहर घुमाने के लिए लेकर जाया जाए तो वो बड़ा खुश होता है। तो इसी तरह कोई कमजोरी आपने पकड़नी है कि आपका पार्टनर किस बात पर ज्यादा खुश होता है। अच्छे खाने की वजह से उसकी तारीफ की जाए, वो उसकी कोई अच्छे जूते कपड़े वो पहने, उसमें ज्यादा वो खुश होता है किस चीज में, तो वो आपने उसकी वो कमजोरी, वो वीकनेस पकड़नी है। उसके बाद जब भी आपको जरूरत पड़े, उनका मूड ऑफ हो जाए, इस तरह कोई आपने बात मनवानी हो, तो फिर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अब लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा जी। अगर शोहर चीट करे लेकिन साथ ये भी चाहे कि मेरी बीवी मुझे महसूस भी ना होने दे अपने रवैये से कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं एक मीठा बोल बोलूं तो सब पहले जैसा हो जाए, और 4 दिन बाद फिर से वही गलती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सूरत हाल की वजह से मेरा दिल उठ गया है, शोर से मुझे समझ नहीं आती, ताल्लुक रखा जाए या ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 12 साल से ऐसे ही लाते हैं। इस बंदे के पल में माशा, पल में तोला। ओके। अच्छा, बाकी जितने लोगों के क्वेश्चन रह गए ना, तो फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे, या फिर किसी टाइम मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन तो सेम होते हैं, तो उनको इनमें जो अभी तक काम नहीं किया है, इसमें उम्मीद है कुछ लोगों की हेल्प भी हुई होगी। अब ये जो आपका क्वेश्चन है ना जी, चीट करने वाला, इसमें कोशिश ये करें कि आपका रिलेशनशिप खराब ना हो। बाकी आप किसी बंदे को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अपनी तरफ से उसको डराने धमकाने की कोशिश करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वो मजीद डिफेंसिव मूड में आएगा। ठीक है, हाँ, अपनी तरफ से आप कोशिश कर सकते हैं कि कोई ऐसी वीकनेस, कोई ऐसा खला ना छोड़ें कि जिसकी वजह से वो मतलब बाहर रिलेशनशिप चलाते हैं। आप अपनी तरफ से उनको अपना 100% देते रहें, हर तरह से इमोशनली, और उनकी केयर वगैरह करते रहें। आपका काम है अपना 100% देना। बाकी आपने अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देना है, ताकि आपके ज़िम्मे वो गुनाह ना आए। आपके ऊपर ये चीज़, अब बहुत सारे लोगों के यहाँ ये चीज़ होती है कि जब वो देखते हैं कि जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हस्बैंड के चल रहे हैं, तो वो केयर करना छोड़ देते हैं, या मजीद दूरी इख्तियार कर लेते हैं, या गुस्सा करने लग जाते हैं, तो वो मजीद उस चीज़ में आगे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि उनको ज़्यादा टाइम दें, अटैच रखें उनको अपने साथ, केयर वगैरह करते रहें। तो उनका दिल आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। गुस्सा ना करें, गुस्से से वो नहीं समझेंगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही बहुत कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी टाइम। ग्रुप में जो लिंक आप लोगों के पास आया, उन ग्रुप में ऐड रहिएगा। दोबारा इंशाल्लाह जब सेशन होगा तो आप सब लोगों के क्वेश्चन ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।